अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है तो उसका अंजाम क्या हो सकता है, ये वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 को देख के लगाया जा सकता है। तो क्या वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है? मे और मे नॉट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आइए समझते हैं इस वीडियो में कि जो यूक्रेन और रशिया के बीच में जो लड़ाई चल रहा है, ये लड़ाई शुरू क्यों हुआ और इस लड़ाई की वजह से अभी इंडियन मार्केट में 3 मेजर लॉसेज क्या क्या हुए हैं। यूक्रेन और रशिया के बीच का वॉर इस हद तक जा चुका है कि यूक्रेन गए हुए जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, उनको वापस उनकी कंट्री बुला लिया गया है। तो जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा है, उससे पहले इसकी हिस्ट्री को समझते हैं, जिससे हम समझ सकते हैं कि ये विवाद शुरू क्यों हुआ। तो यूक्रेन और रशिया कभी एक ही हिस्सा हुआ करता था, जिसको हम लोग सोवियत यूनियन के नाम से जानते थे। सोवियत यूनियन 1991 में कोलैप्स हुआ, जिसके बाद 15 इंडिपेंडेंट कंट्री बना, जिसमें से एक यूक्रेन और एक रशिया था। पर जब सोवियत यूनियन कोलैप्स नहीं हुआ था, उससे पहले आर्मी के जितने भी इक्विपमेंट्स थे, जितने भी टैंकर थे, उन सारे का जो सेंटर था, 90% सेंटर यूक्रेन में था। तो जब 1991 में सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ, उसके बाद यूक्रेन जो है वो रशिया से दूरी बनाने लगा और जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ थी उससे नज़दीकियाँ बढ़ाने लगा। उसका रीज़न ये था कि यूक्रेन का नॉर्थ और ईस्टर्न रीजन जो था वो रसिया के बॉर्डर से बहुत ज़्यादा सटा हुआ था। तो यूक्रेन को ये डर था कि आने वाले टाइम में रसिया कहीं उस पर कब्जा न कर ले, इसीलिए वो जितनी भी डील्स होती थी, रिलेशन जो थे, वो वेस्टर्न कंट्री से अच्छे बनाने लगे। पर साल 2010 में यूक्रेन के प्रेसिडेंट बनते हैं विक्टोर यानुकोविच। वो रसिया से अपने रिलेशन अच्छे करने लगते हैं और जितने भी वेस्टर्न कंट्री से जो डील होता है वो कम करने लगते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि यूक्रेन के जो लोग होते हैं वो स्ट्राइक करना शुरू कर देते हैं। और स्ट्राइक इस हद तक होता है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट को 2014 में अपने पद से रिज़ाइन देना पड़ता है, जिसके बाद यूक्रेन और रसिया के बीच में एक वॉर छिड़ जाता है, कोल्ड वॉर छिड़ता है। जब सोवियत यूनियन जब कोलैप्स हुआ था, तो उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग थे जो रसिया में जाना चाह रहे थे, पर वो यूक्रेन में ही रह गए थे, तो जो अपने आप को प्रो रसियंस बोलते थे। तो रसिया उनकी सपोर्ट से, उन प्रो रसियन लोगों के सपोर्ट से यूक्रेन के क्रीमिया आइलैंड पे वो कब्जा कर लेता है। और साथ ही में यूक्रेन के वेस्टर्न रीजन डोनबास सिटी में 14,000 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं, जिसके बाद यूक्रेन और रसिया के बीच में एक वॉर छिड़ जाता है। इस वॉर को शांत करने के लिए फ्रांस और जर्मनी जो है एक शांति का समझौता रखता है, पर इसका कंक्लूजन कुछ नहीं निकलता है, ऐसा आरोप लगाता है रसिया। रसिया ये आरोप लगाता है कि 2015 में जब जर्मनी और फ्रांस जब शांति का समझौता लाते हैं, तो यूक्रेन उस समझौते से मना कर देता है। और दूसरी तरफ रसिया ये चाहता है कि यूक्रेन नाटो का मेंबर ना बने। नाटो एक कम्युनिटी है जो कि वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया था ताकि ऐसा लड़ाई दोबारा ना हो सके। तो नाटो में 30 कंट्री के मिलिट्री को ऐड किया गया था। इसको बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 30 कंट्री के मिलिट्री को ऐड किया गया था कि अगर किसी भी एक कंट्री पे हमला होता है तो जो बाकी के जो 29 कंट्री के मिलिट्री हैं वो उस कंट्री को सपोर्ट करें। तो रसिया ये बिल्कुल नहीं चाहता है कि यूक्रेन जो है वो नाटो का मेंबर बने, क्योंकि अगर यूक्रेन नाटो का मेंबर बनता है तो रसिया अगर यूक्रेन पे हमला करता है या कब्जा करना चाहेगा, तो 29 मेंबर जो हैं उसके कंट्री के जो सेना है वो यूक्रेन के सपोर्ट में आ जाएंगे। हालांकि अभी भी यूक्रेन के सपोर्ट में नाटो मेंबर आया है, पर वो सपोर्ट वो कुछ इस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि पुतिन ने सरेआम ये धमकी दी है कि जो भी कंट्री अगर यूक्रेन को सपोर्ट करेगा उसके साथ ऐसा होगा जो हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था। यानी कि वो सरेआम धमकी दे रहे हैं, जो भी वेस्टर्न कंट्री या यूएस को वो ऐसा धमकी दे रहे हैं। पिछले ही साल 2021 में जुलाई में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, जिसमें ये लिखा था कि यूक्रेन और रसिया का भी एक ही हिस्सा हुआ करता था। और उस आर्टिकल को अगर आपको पढ़ना है तो आप रशियन वेबसाइट पर जाके पढ़ सकते हैं। उसके बाद 10 नवंबर 2021 को वो 1 लाख से ज़्यादा सैनिक को यूक्रेन बॉर्डर पे भेज देते हैं, जिसके बाद बहुत सारे एक्सपर्ट का यह मानना होता है कि आने वाले टाइम में रसिया यूक्रेन पे कब्जा कर लेगा। यहाँ तक कि यूएस के डिफेंस मिनिस्टर भी यही कहते हैं कि आने वाले टाइम में रसिया पूरी तरह से कब्जा कर लेगा यूक्रेन पे। वो एक डेट भी अनाउंस कर देते हैं कि 16 फरवरी 2022 को रसिया जो है वो यूक्रेन पे कब्जा कर लेगा। पर 16 फरवरी को कोई वॉर नहीं होता है, जिसके कारण रसिया के जो गवर्नमेंट में जो लोग होते हैं, जो वहाँ के एक्सपर्ट होते हैं, उनका ये कहना होता है कि यूएस कुछ भी बोलता है। पर इसका रीज़न ये होता है कि 16 फरवरी को वॉर इसलिए नहीं करते हैं कि एक्सपर्ट्स के थ्रू, क्योंकि बीजिंग ओलंपिक्स चल रहा होता है, तो चाइना ये चाहता है कि ये वॉर अभी ना हो, क्योंकि उसकी वजह से बीजिंग ओलंपिक्स ना रुक जाए। लेकिन जब बीजिंग ओलंपिक्स जब ख़त्म होता है तो उसके अगले ही दिन रसिया जो है वो यूक्रेन में घुस जाता है, यूक्रेन के कैपिटल केबीव में जाके 2 बम ब्लास्ट करता है। यूक्रेन ने पहले इंडिया से मदद मांगी थी, पर इसका रिस्पॉन्स कुछ नहीं आया था। इसका रीज़न ये भी था कि इंडिया का रसिया से अच्छा रिलेशन था, क्योंकि ट्रेड बहुत ज़्यादा होता था इंडिया और रसिया से, इसीलिए कोई रिस्पॉन्स नहीं गया था। पर इन दोनों कंट्री के वॉर के बीच में 3 सबसे बड़े मेजर इफेक्ट जो इंडिया में हुए हैं। नंबर 1, इंडिया में 90% सनफ्लावर ऑयल जो है वो यूक्रेन और रसिया से आता था, जो कि इस वॉर की वजह से इंपोर्ट नहीं हो रहा है, इसीलिए खाना बनाने में जो तेल यूज होता है अब उसका दाम बढ़ गया है। नंबर 2,
इंडिया ने रसिया से ये डिमांड किया था कि आर्मी के कुछ इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करने के लिए इंडिया में, पर अभी वॉर की वजह से जितने भी आर्मी की जो टेक्नोलॉजी है, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, वो रसिया बॉर्डर पे जा चुके हैं, वो यूक्रेन बॉर्डर पे जा चुके हैं। नंबर 3, जब कल ये वॉर शुरू हुआ, यानी 24 फरवरी को जब ये वॉर शुरू हुआ था, तो इंडियन मार्केट में 1 घंटे के अंदर में इन्वेस्टर को $130 बिलियन का नुकसान हुआ था।